अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। विफाकी हुकूमत ने 17 खरब 57 अरब रुपए का बजट गुज़िश्ता रोज़ पेश किया है। ये बजट उस वक्त पेश किया गया जब इसे एक रोज़ कबल इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट सामने रखी गई। कई अहम अहदाफ मुसलसल तीसरे साल भी हासिल नहीं हो सके हैं और तरक्की की शरह सिर्फ 2.7% रही। इस बजट में सख्त टैक्स इक़दामात पर इन्हिसार किया गया है, जबकि अफरात ज़र की शरह 7.5% रहने का अंदाज़ा लगाया गया है। खसारे से दो चार मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा कर्ज़ों की अदायगी के लिए मुख्तस किया गया है, जो 8 खरब 20 अरब 7 करोड़ रुपए बनता है। हुकूमत की उम्मीदें 71 अरब डॉलर की मुतवक्की आमदनी से भी वाबस्ता हैं, जिनमें 7 अरब डॉलर टैक्सों, 8 अरब डॉलर रॉयल्टी से, 5 अरब डॉलर रिकॉर्डिक से और PIO न्यूयॉर्क के रूजवेल्ट होटल की निजकारी से हासिल होने वाले वसाइल इसमें शामिल हैं। हुकूमत को अगले 5 बरसों में IT बरामदात से 25 अरब डॉलर की आमदनी की तवक्को भी है। करंट अकाउंट में सरप्लस, तरसीलात ज़र में 32 अरब डॉलर का इजाफा और रुपए की कदर में इस्तेहकाम जैसे अवामिल हुकूमत की बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 14 खरब 31 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 8.95% का इजाफा जाहिर करता है। सिविल इंतजामिया के अखराजात 97 अरब रुपए, पेंशन 1 अरब 6 करोड़ रुपए और बिजली और दीगर शोबों के लिए 1 अरब 19 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हुकूमत ने महंगाई और काबिल वसूल आमदन में तवाज़ुन पैदा करके इनकम टैक्स स्लैब्स को कम करने का वादा भी किया है। खाद और कीड़े मार अद्वियात पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इसी तरह 200 मिलियन रुपए से 500 मिलियन रुपए की आमदन पर कारपोरेट सेक्टर के लिए सुपर टैक्स कम करके 5% करने की तजवीज़ दी गई है। सबसे हैरान कुन इंकशाफ वज़ीर ख़जाना की तरफ से यह था कि टैक्स वसूली का मौजूदा निज़ाम हदफ हासिल करने की सलाहियत ही नहीं रखता। इसका मतलब यह है कि असल ज़रूरत इस्लाहात की है, ना कि सिर्फ आदाद व शुमार की। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सलमान अकरम राजा और सेनेटर शिबली फराज ने विफाकी बजट को मुस्तरद करते हुए इसे गरीब दुश्मन और अशराफिया नवाज करार दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ बढ़ाया गया है, जबकि बड़े सरमायादारों को रिलीफ दिया गया है। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर सूबों का हिस्सा रोका गया है। शिबली फराज ने दावा किया कि अशराफिया को 5 खरब का फायदा पहुंचा, जबकि अवाम कुर्बानी से भी महरूम रहे। उमर अयूब ने GDP शरह को जाली करार दिया और हुकूमत पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया है। इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे शहजाद चौधरी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद हमारे साथ हैं। अपोजिशन को हमेशा से ही हुकूमत का बजट पसंद नहीं आता, उस पर तनकीद रहती है। क्या ये उसी तरह की तनकीद है इस वक्त? सवाल आप सबके लिए। बजट, टैक्स इक़दामात, सब्सिडी, कटौतियाँ, निजकारी, तैयारी में IMF शराइत की तकमील का कितना दबाव और अवामी मसाइल का किस कदर एहसास? ज़ैगम साहब, एक तो मान गए वज़ीर ख़जाना के सलाहियत ही नहीं इस निज़ाम में। जहाँ हम रीस्ट्रक्चर रिफॉर्म की इतनी बात करते हैं, वहाँ सलाहियत नहीं और तकरीबन तमाम ही शोबों से एक क्रिटिसिज्म है FBR के ऊपर। आप ये फरमाइएगा, जो माशी तरक्की की शरह का हदफ 4.2 दिया गया है 17 खरब 57 अरब के बजट को लेकर, गुज़िश्ता साल वो 2.7% रही है। आप समझ रहे हैं कि ये दुरुस्त हदफ रखा गया है, अचीवेबल है? आयशा, मसला सिर्फ सलाहियत का नहीं है, मसला नीयत का है। नीयत हो तो सलाहियत पैदा हो जाती है। अगर आपकी नीयत होती तो आप सिविल सर्विस रिफॉर्म कर लेते ना। ऐसा तो ना होता ना कि आप डिप्टी कमिश्नर बाबू को आप मईशत में ले आते, आप कोई काडर पैदा करते ना, आप काबिल लोग पैदा करते, आप रिफॉर्म करके गवर्नेंस को ठीक करते। सलाहियत नीयत से पैदा होती है। नीयत का मतलब होता है कि हदफ का मुकर्रर करना, और सलाहियत का जो पहला कदम होता है वो एक हदफ मुकर्रर करना होता है। वो नहीं किया गया, ये जुड़ी हुई है। अब जहां तक ग्रोथ रेट की बात आपने की, अब जाहिर उस पर तो सब सवाल उठा रहे हैं कि एकदम से आखिरी 3 महीने में इतनी ग्रोथ कैसे आ गई कि मुसलसल आपके जो पहले 3 हिस्से थे साल के, जो 3-3 माह थे, उसमें तो आपकी 1.7 थी। तो आखिर में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इतना बड़ा जंप आ गया? उस पर सवाल है। तो अगर बेस पर सवाल है तो आगे भी सवाल होंगे। फिगर फजिंग के पाकिस्तान में मसले मौजूद हैं। लेकिन आपका ये सवाल जो अवाम के बारे में और IMF के बारे में, देखिए, अगर मईशत पाकिस्तान की अवाम के गिर्द घूमती तो क्या अवाम का ये हशर होता? क्या पाकिस्तान गरीब बेहुनर मजदूरों को भेजकर उनकी कमाई पे चल रहा होता? पाकिस्तान के वो मजदूर हुनरमंद होते, हुनर लेकर जाते, 30 नहीं 100 बिलियन डॉलर भेजते। पाकिस्तान आला तालीम बना चुका होता,
और कम से कम $100 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट्स कर रहा होता, पाकिस्तानी लोग दुनिया पे किसी और तरीके से छाए हुए होते। पाकिस्तान की प्रोडक्शन कंपेटिटिव होती, हम ऐसी प्रोडक्शन कर रहे होते जो दुनिया की जिसमें डिमांड होती। हमारी एक्सपोर्ट्स का ये हशर ना होता, हमारी एक्सपोर्ट्स हमारी इंपोर्ट से आधी ना होती। पाकिस्तान में कोई भी बजट अवाम को सामने रखकर नहीं बनाया जाता। ये एक एलिटिस्ट इकानमी है, अशराफिया के गिर्द घूमती है, अशराफिया के लिए बनती है। IMF तो एक मजबूरी है। जब ये अशराफिया की इकानमी अशराफिया के मफादात को सर्व करते करते ऊंधे मुंह जाकर गिरती है, इस वजह से गिरती है कि अशराफिया का बोझ नहीं उठा पाती अपने कंधों पर, और जब गिरती है तो फिर IMF की लाठी की जरूरत होती है। और IMF को भी हम उस तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह कोई नहीं करता। IMF के प्रोग्राम में जाके कई मुल्कों ने इस्लाहात करके अपना रुख ही बदल दिया। वेरी वैलिड पॉइंट जैगम साहब, क्या ये बजट एक्सपोर्ट ड्रिवन पॉलिसी दे रहा है? आपने ऊपर एक्सपोर्ट की बात की है, क्या बजट एक्सपोर्ट ड्रिवन पॉलिसी दे रहा है, टैक्सेस से लेके फैसिलिटेशन तक? मुझे तो बिल्कुल इसमें नजर नहीं आता कि पाकिस्तान की मईशत की जो वो बुनियादी सिमत है उसको तब्दील करने की कोशिश की गई है। मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि फिस्कल मैनेजमेंट की गई है, उसमें कामयाबी हुई है कि बाहर कितने पैसे जा रहे हैं, अंदर कितने आ रहे हैं, खर्च कितना कर रहे हैं, टैक्स किस तरह से निकालने हैं, सिर्फ उसके ऊपर फोकस है। मैं सिर्फ मुझे 2 मिसालें आपको देने दीजिए जिससे नजर आ जाएगा। आपको मालूम है पार्लियामेंटेरियंस के प्रोजेक्ट जिन पर हम बात करते रहते हैं कि किस तरीके से दिए जाते हैं, किस तरह इस्तेमाल होते हैं, $50 बिलियन बताया गया, $70 बिलियन दिए जा रहे हैं। अब जरा हिसाब लगाइए, 146 मेंबर्स हैं, 146 मेंबर हैं हुकूमती साइट के, ट्रेजरी बेंचेस के। अब साल का कितना बनता है? एक मेंबर का बनता है 48 करोड़ रुपया, और अगर 5 साल के साथ जरब दे दें, ज़ाहिर है पिछले साल भी दिया गया, आगे भी दिया जाएगा, तो यह बनता है 2 अरब रुपया। एक एक मेंबर को अंगूठा छापने का 2-2 अरब दिया जाएगा, अंगूठा छापने का। पूछ लीजिए उनसे कि आपने ये जो बजट है इसमें आपका क्या रोल है हुजूर? रोल को छोड़ें, आपको इस बजट की समझ भी है, ये बता दें इस चीज का। उसमें से कितना उनके अपने अगले इलेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा, कितना उन प्रोग्राम से, प्रोजेक्ट से इस्तेमाल होगा, ये मैं पहले मालूम है। एक मिसाल और मुझे देने दीजिए। वफाकी हुकूमत यूनिवर्सिटियों को 65 अरब की ग्रांट दिया करती थी, उसको कम करके 45 अरब कर दिया गया। आला तालीम ने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, वो सूबों की जिम्मेदारी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अमेरिका जैसा मुल्क भी जहां इतनी पावरफुल स्टेट्स हैं आला तालीम पर खर्च करता है। आपको रिसर्च चाहिए, आप प्रोग्राम्स के लिए दीजिए, आप यूनिवर्सिटियों को उस तरह ग्रांट ना दीजिए। आप कोई कंडीशंस लगाइए कि आप इस तरह की रिसर्च करेंगे जो हमें जरूरत है तो हम आपको पैसे देंगे, आप ये करके दिखाएंगे तो आपको पैसे देंगे। जहां पे 5000 अरब रुपए की रियायतें दी गई हैं, एग्जेम्पशंस हैं, 5000 रुपए की एग्जेम्पशन जिस मुल्क में है। तंबाकू इंडस्ट्री को 300 अरब दिखाया गया है, खिला दिया गया है, वहां 20 अरब रुपए आपको दुख रहे थे यूनिवर्सिटियों को देते हुए। फ्यूचर पर तो आपकी इन्वेस्टमेंट है। कहां आपकी एक्सपोर्ट्स होंगी अगर आपकी रिसर्च नहीं होगी? आला तालीम नहीं होगी तो कहां आपकी प्रोडक्टिविटी होगी? कहां आप जाएंगे? ना सूबों को एहसास है इस बात का, ना मरकज को एहसास है इस बात का। बगैर इस बुनियादी चीज के आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं हो सकती। खाली ये यूनिवर्सिटी के फिगर्स आपको बताते हैं कि हमारी नजर, हमारी अशराफिया की नजर पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर नहीं है, फायर फाइटिंग पर है, आज पर है, जान बचाने पर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। शहजाद चौधरी साहब, हुकूमत ने $71 अरब की मुतवक्की आमदनी रखी है आने वाले साल में। आपके ख्याल में हकीकत पसंदी से देखा जाए वाकई वो काबिल एतमाद है, इकट्ठा कर लेंगे? लेकिन इसके बीच में ये भी चाहूंगी कि इस पर भी साथ डालिएगा नजर। $5 अरब की आमदनी वो रिकॉर्ड से रख रहे हैं, कौमी इदारों में जिनकी प्राइवेटाइजेशन है वहां से भी पैसा इकट्ठा किया जाना है। ये तो हमारा ऑलरेडी एक नाकाम सूरत हाल इसमें रही है। आपको लगता है कि जो रख रहे हैं टारगेट्स वो जेन्युइन है, अचीवेबल है? देखिए, अगर नहीं कर पाएंगे तो जो उन्होंने 70 अरब MNS के लिए रखा है वो फिर उनको नहीं मिल पाएगा। होना तो ऐसे ही चाहिए ना, अगर पैसे नहीं बनते, कहीं से अर्निंग नहीं है, इनकम नहीं आ रही वफाकी हुकूमत की, तो फिर उसको जो उन्होंने आउटले किया हुआ है इसके लिए, MNS के लिए, उसको काट लेना चाहिए। वो भी 70 अरब है, तो मेरा ख्याल है उसको देख के 71 अरब की आमदन शो किया कि वो 71 अरब हमारे MNS के पास चला जाएगा। बाकी जहां तक आपका सवाल, बुनियादी सवाल है, मेरी नज़र के अंदर तो ये है कि ये
एक कंसोलिडेशन बजट। हमारा, मुझे लग रहा था कि 3-4 दिन लगेंगे हमें समझने में, लेकिन आज जल्दी ही समझ आ गई। एक तो ये कि हमने बहुत ज़बरदस्त चीज़ गेन की है आज पाकिस्तान ने, वो मुझे यूं नजर आया, बल्कि बड़ा वाजे होके सामने आया कि औरंगजेब साहब एक बेहतरीन तज्जियाकार हैं, और इसके लिए जैगम साहब को अपनी कुर्सी की फिक्र करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जल्द ही औरंगजेब साहब जैगम साहब की जगह बैठे होंगे, जिसका मतलब अच्छा भी हो सकता है कि जैगम साहब मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी बन सकते हैं अगली टर्न के अंदर। तो अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही बनती हैं। कोशिश जारी रखें, क्योंकि उनकी तजियाकारी पे मैं आज बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। कंसोलिडेशन बजट, कंसोलिडेशन बजट का मतलब यह है कि जैसा पिछले साल था उसी तरीके से इस साल रहेगा, क्योंकि आईएमएफ रिस्क फ्री होता है। आईएमएफ कहता है कोई रिस्क नहीं लेना, कोई बड़ा कदम नहीं उठाना, जैसे चल रहे हो ऐसे ही चलते रहो। फॉरेन एक्सचेंज इतना कम से कम होना चाहिए तुम्हारे पास 30 जून तक, माशाल्लाह उतना रहेगा। आपने एक और भी नई चीज देखी, हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो माशाल्लाह एकदम से खुशी का इजहार करती है, क्योंकि कोई उसके अंदर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, कोई कुछ नहीं होता। वो कहते हैं जैसे कल हम अच्छा कर रहे थे, आज भी हम ऐसे ही अच्छा करते रहेंगे, कल भी ऐसे ही करता रहेंगे। तो इसलिए बिजनेस एज यूजुअल, नो चेंज इन व्हाट्सोएवर। कोई, मैंने कल कहा था कि पॉल से, पीटर से लेके पॉल को देना है या पॉल से लेके पीटर को देना है, बात एक ही है। उतना ही फर्क है जितना उससे थोड़ा बहुत लिया आगे। दूसरी बात जो मेरी समझ में आई वो ये कि ये एक फील गुड इकोनॉमी होगी, इट्स नॉट अ प्रोडक्टिव इकोनॉमी, फील गुड इकोनॉमी। अब मुझे सरप्राइजिंग चीज ये लग रही है कि फील गुड इकोनॉमी इतनी जल्दी एक पॉलिटिकल साइकिल में क्या जरूरत पेश आ गई कि हुकूमत को एक फील गुड इकोनॉमी क्रिएट करने की। फील गुड इकोनॉमी क्या होती है? इंपोर्ट्स खोल दो, टैक्सेस आन पर, ड्यूटीज बढ़ेंगी, ड्यूटी से पैसा ज्यादा आएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा। उसको उन्होंने ऑलरेडी 30 अरब डॉलर पे रखा हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट को इस साल के लिए, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, 40 पे चला जाएगा, क्या होगा, थोड़ा और कर्ज ले लेंगे उसको उसको करने के लिए, कवर करने के लिए। लेकिन और फिर टैक्सेस थोड़े से कम किए, इनकम टैक्स 2% तुम्हारा कम, 1% तुम्हारा कम, 10% तुम्हारी बढ़ गई, 188% उनकी बढ़ गई। कहने का मतलब है कि पैसा जनरेट होगा, कैश को बंद नहीं किया, डिजिटाइजेशन स्लो कर दी थोड़ी सी, खुद ही रास्ते बना दिए कैश इकोनॉमी। वो चाहते हैं कि कैश निकले। जैसे हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर है, उन्होंने रियलाइज किया कि पैसा तो सारा यहाँ फंसा हुआ है, क्या तरीका हो सकता है इस पैसे को निकालने का। उन्होंने उसकी ड्यूटीज कम कर दी, टैरिफ कम कर दिया, फलाना कम कर दिया, ये भी नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगी, फिक्र ना करो। यानी वो पैसा खोलो, जब पैसे की रेल पेल होगी तो जो लोग हैं वो जब पैसा देखेंगे, ज्यादा खर्च होगा, ज्यादा दुकानदारी चलेगी, ज्यादा दुकानदारी से लोग खुश होंगे, कहेंगे वाह वाह वाह, कारोबार कहां से कहां चला गया। मसला क्या है? मसला ये है कि नौकरियां बिल्कुल डेवलप नहीं होंगी, जो कर रहे हैं वही उसी तरीके से जारी रहेगा। नौकरियां कहां मिलती हैं? ज़राअत के अंदर 37% लेबर आपकी वहां लगी हुई है। इंडस्ट्री जहां पर बंद हो रही है वहां पे इंडस्ट्री वाला, कोई मजदूर बेचारों को काम ही नहीं मिल रहा। खिदमात के अंदर, खिदमात, हाँ एक कह सकते हैं आपको कि खिदमात थोड़ी सी बढ़ेंगी, क्योंकि जब ये मामला चलेगा रिटेल का और आगे पीछे, तो फिर उससे थोड़ा सा पैसे की रेल पेल आगे मूवमेंट स्टार्ट होगी। तो पैसा जो रुका हुआ था उसको चलाने की कोशिश है, ताकि फील गुड फैक्टर हो, प्रोडक्टिव इकोनॉमी नहीं होगी, एक्सपोर्ट नहीं होगी, कर्ज पे चलना पड़ेगा। ये देखिएगा कर्ज हमारा कहां पे कहां चला जाता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर। तो ये वजूहात हैं। मिडिल क्लास दबा दिया बिल्कुल से, सुजुकी वाले जो बेचारे खरीद लेते थे अब नहीं खरीद पाएंगे। स्ट्रेटेजिक चेंजेस किसी किस्म की भी नहीं है, क्योंकि वो IMF ने कह दिया है कोई बड़ी गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आराम आराम से चलते रहो। मैं क्यों कहता हूं कि तज्जियाकार कमाल के हैं? उन्होंने दो चीजें कही जो कि हम सबको याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा इकोनॉमी तब सही होगी अगर क्लाइमेट चेंज को सबसे पहले तुम लोग डील करोगे, और दूसरा पॉपुलेशन को कंट्रोल करोगे। अब इस मुल्क में पॉपुलेशन और क्लाइमेट कंट्रोल को कौन चेंज करेगा? तो ये ट्रक की ऐसी बत्ती है जिसके पीछे इंशाल्लाह हम अगले 20-25 साल चलते रहेंगे। ना पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, ना इकोनॉमी पे, ना नॉर्मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। शहजाद साहब, वैसे ना हमारे इससे तो अच्छा एनालिसिस ना हमारे स्ट्रेट टॉक से जाता है। अगर उन्होंने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, बट हम तो टू द पॉइंट बात करके तज्जिया कहीं पहुंचाते हैं, फिर वो अच्छे तज्जियाकार नहीं है अगर हम सारी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के जा रहे हैं, और आपने तो पकड़ ही लिया है सब कुछ। बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया कि ये मेरी रीडिंग है, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज। शहजाद साहब कह रहे हैं फील गुड इकोनॉमी है, तो इफ्तिखार साहब इसका मतलब एक कॉस्मेटिक सर्जरी कर दी गई है। वो जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल की बात कर रहे हैं वो भी एक कंफ्यूजन देकर चले गए हैं। आपको लगता है कि अवाम इस पूरे बजट में या उनका एहसास कहीं था यहाँ पर, बस ये गुजारा करो यही बता के गए, यही कुछ है? उन्होंने कहा जो कर सकते थे हमने कर दिया, भाई यही कुछ है। नहीं, उन्होंने साफ तो कहा है आपको कि जिम्मेदारी तो क्लाइमेट पे आती है और बच्चे पैदा करने पे आती है, और जानते हैं कि ना बच्चे कम पैदा होंगे ना क्लाइमेट का कोई रोल है। क्लाइमेट का नारा तो एक है, और ये नारा इनको IMF से मिला है, बैरून मुल्क से मिला है, और क्लाइमेट के हामी बहुत सारी तंजीमें, NGOs
अरबों खरबों रुपए की खेल लेके बैठी हैं। क्या फ़र्क पड़ा? कल मैंने कहा था कि जो मेरी 5 फसलें तबाह हुई उसमें बताया जाए मुझे कि क्लाइमेट का क्या हाथ था। मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा। क्या वो मेरी 5 की 5 फसलें तबाह होने में वजह ज़्यादा बारिशें थी, ज़्यादा टेम्परेचर था, ज़्यादा दबाव था हवा में, नमी बढ़ गई थी? ये 3-4 फैक्टर्स होते हैं किसी भी क्रॉप को तबाह करने के। इनमें से क्या था? इनमें से सबसे बड़ी तबाही की वजह थी आपकी खाद, उसकी कीमत, और जो हमने काश्तकारों ने खुदा का शुक्र अदा किया था कि चलो बिजली का जो ट्यूबवेल है इसे जान बचाने के लिए हम वो लगा लेंगे, प्लेटें लगा लेंगे, उस पर भी बढ़ गया। वो हमने प्लेटें लगा ली। आप अगर जहाज़ों पे ऊपर देखें तो देहातों में प्लेटें लगानी हम लोगों ने, बड़े खुश थे हम, ट्यूबवेलों के साथ भी उन्होंने कहा अच्छा लगा लो प्लेटें, तुम्हें प्लेटें लगाने का भी सबक आएगा, इतना पैसा तुम्हें जीएसटी में कर देना पड़ेगा। प्लेट की कीमत भी बढ़ा दी। खाद हमें नहीं मिलती सही, बीज भी सर, और बीज के लिए रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने साल हर साल से कोई अच्छे बीज नहीं पैदा किए, और ये सारे अब जैगम साहब ने बताया उन्होंने पैसे और कम कर दिए। ये सारे प्रोसेस में मुझे बताए हैं कि जो R&D है एग्रीकल्चर की, उस पर कितना पैसा इन्होंने बढ़ाया है। वो कह देंगे ये सूबों का काम है, चलें सूबों का बजट भी आ जाएगा, मैं देख लूँगा कौन सा R&D उस सूबे वाले बढ़ा देते हैं हमारे काश्तकारों के लिए। अब काश्तकार के लिए एक ही रास्ता रह गया है कि वो अपनी ज़मीन बेचे, वहाँ पे कॉलोनियाँ खड़ी करे और आराम से घर चला जाए। और ये जो रुझान पैदा किया जा रहा है ये एक साजिश के तहत पैदा किया जा रहा है। ये एक साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। साजिश ये है कि ना ये गन्नम में खुद कफील हो, ना कपास में, न चावल में, न चारे में। जब ये खुद कफील नहीं होंगे तो फिर बाहर से पैसा इनको आएगा और बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी। तो ये क्या खेल है जो ये आप कह रहे हो 500 अरब की रियायतें दी गई हैं, ये किसको दी गई है? मुझे दी गई है। इसमें से मुझे बताओ एग्रीकल्चर सेक्टर को इस 5000 अरब रुपए की रियायतें जो दी गई है, नाम लेके बताओ कि कौन सा सेक्टर है जिसमें ये रियायत तुमने दी है। हमें कहते हो कि ट्रैक्टर खरीद लो, ट्रैक्टर खरीदना रियायत नहीं है। हमें कहा जाता है कि तुम अपना कार्ड ले लो, उसका अपना जाके किसान कार्ड ले लो, तो मुफ्त में नहीं है वो, उसके भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। तुमने तबाह कर दिया पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को जो एग्रीकल्चर थी। अब भुगतोगे अगले सालों में, जब तुम्हें हर चीज़ बाहर से मंगवानी पड़ेगी, फिर पैसा कहाँ से आएगा? ये रिकोडिक, रोजवेल्ट और PIA का जो तुमने बहाना बनाया हुआ है, ये कब तक बेच लोगे? कई सालों से बेच रहे हो, बिकती तुम्हारे से। और आज भी उसने कोई हमें हौसला तो नहीं दिया। मैं यही पूछने वाली थी कि बजट में कुछ है जो इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करता हो या अगर है तो मेरी अगर है तो मुझे नहीं मिला। मैं अपने डाटा मास्टर से पूछता हूँ यागम से कि वो मुझे आइडेंटिफाई करे कि वो कहाँ है, कहाँ छुपा हुआ है वो। और मुझे तो खदशा यही है कि अगर रिकोडिक, रोजवेल्ट के ऐसे पैसे ना आए तो ये 70 अरब रुपए का क्या बनेगा जो इन्होंने देना है MNA को। वो शहजाद ने बता दिया कि वो वहाँ नहीं जाना, वो यहाँ दे देंगे। वो क्या हो रहा है? वो खुदा के लिए हमें कुछ समझाओ तो सही। अशराफिया को नवाजने की जो कहानी है ये चल रही है, जारी है, और इसको रोका नहीं जा सकता जब तक के बुनियादी तौर पे इनकलाबी तब्दीलियां न की जाएं, इस्लाहात न की जाए। और इनकलाबी तब्दीलियां और इस्लाहात करने के लिए तमाम पार्टियों को अपने हिस्से का रोल प्ले करने की जरूरत है कि सिर्फ अंगूठा ना लगाएं, बजट को समझें कि वो पैसे कहाँ से आने और कैसे डिलीवर होने। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि अपने वफ्द के साथ दौरे पर हैं, आज लंदन में थे, वहाँ क्या गुफ्तगू की, क्या मुतालिबात किए, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लंदन में पार्लिमानी वफ्द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन सिर्फ खित्ते के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मफाद में है। अगर अमेरिका को भारत को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए कान से पकड़ना पड़े तो उसे ऐसा करना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा से चाहता है कि दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी जैसे अहम मसाइल बातचीत के जरिए हल हों।
बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत ने 12 पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए मगर आज तक कोई सबूत फराहम न कर सका। हकीकत यह है कि खुद भारत की रियासत दहशतगर्दी में मुलव्वस है, जो न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हमलों में मुलव्वस रही है बल्कि बैरून मुल्क सिख बरादरी के खिलाफ भी एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। भारत की सरगर्मियाँ न सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है जो खित्ते में अमन का ख़्वाहां है। हालिया जंगी माहौल ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान अगरचे जोग्राफियाई लिहाज से छोटा है मगर हर मैदान में भारत का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। भारत का यह रवैया न सिर्फ खुद उसके लिए नुकसानदेह साबित हुआ है बल्कि इसके आलमी वफूद भी अपनी खारजा पॉलिसी को दुनिया के सामने सही तरीके से पेश करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। दुनिया भर में भारतीय वफूद की सिफारती कोशिशें कमज़ोर पड़ती जा रही हैं क्योंकि उनका बयानिया तजादात का शिकार है। इसके बरक्स पाकिस्तानी वफ़द ने खुसूसन बिलावल भुट्टो की क़यादत में आलमी सतह पर मौसर सिफारतकारी की है, जहाँ पाकिस्तान का मौक़िफ़ दलील, उसूल और अमन की बुनियाद पर पेश किया जा रहा है। भारत दुनिया को कायल करने में नाकाम हो रहा है जबकि पाकिस्तान सिफारतकारी के मैदान में तेज़ी से कामयाबियां समेट रहा है, जिसकी एक मिसाल आज तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का बयान है, जिसके मुताबिक सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल को मैनेज करने की ख्वाहिश रखते हैं और अपनी मुद्दत के दौरान मसला कश्मीर हल करने के ख्वाहां हैं। इसी मामले पर पैनल के लिए सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, क्या अमेरिका भारत को कान से पकड़कर मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकता है? शहजाद चौधरी साहब, सदर ट्रंप मुद्दत के दौरान मसला कश्मीर हल करने के ख्वाहां हैं, ये महकमा खारजा की स्पोक्स पर्सन की जानिब से स्टेटमेंट आज सामने आई। क्या वो कामयाब हो पाएंगे? क्या बिलावल भुट्टो कह रहे हैं जो कि अगर नहीं मान रहे तो भी पकड़ के बिठाएं और सॉर्ट आउट करें, क्या अमेरिका को यही करना पड़ेगा? आयशा, अगर ट्रंप के पास ये एक ऑप्शन हो या चॉइस हो कि या तुम अपने मुल्क के लिए या अपने लिए फ़वाइद देख लो, यानी अमेरिका के फ़वाइद इंटरेस्ट्स, या पाकिस्तान के लिए मेहनत करके इंडिया से कुछ करवा लो, तो वो किसको तरजीह देगा? वो पाकिस्तान को तरजीह देगा या अमेरिका के इंटरेस्ट और उसके मफाद को तरजीह देगा? यकीनी तौर पर अमेरिका के। तो वो हो सकता है कि पाकिस्तान की ये जो पोजीशन है, जो पाकिस्तान ने सफारती और ये जंगी महाज के ऊपर अपनी थोड़ी सी एमिनेंस बनाई है इंडिया के खिलाफ, हो सकता है वो इसको इस्तेमाल करे लेकिन अपने फायदे के लिए। ये कहे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं लेकिन अगर तुम मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हो जाओ, हमें नहीं, हिंदुस्तान को, तो क्या होगा? इस कंधे हमारा होगा, बंदूक उसकी होगी और वो हमारे कंधे पर रख के अपनी बंदूक और अपने मकासद हासिल कर रहा होगा। मुझे लगता है कि ट्रंप इसको तरजीह देगा बनिस्बत इसके कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कहे कि नहीं, मैं पाकिस्तान के मसाइल हल करना चाहता हूँ। एक बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान को मेज पे लाने के लिए किसके पास कोई जैसे कहते हैं कि कुलियतन या किसी हद तक वो जो कंट्रोल है किसके पास है? कौन सा ऐसा ट्रिगर होगा जो उसको ला सकता है? वाहिद अमेरिका है, ट्रंप है। अब मुझे ये बताइए कि जब अगर ट्रंप और अमेरिका ही इस काबिल हैं कि वो हिंदुस्तान को मजबूर करके लेके आए, जो कि मैं मानता हूं कि ऐसी ही बात है, दुनिया की कोई और मुल्क कोई और किसी किस्म के तरीके से उसको लाने के लिए मेरा नहीं ख्याल के ला सकता है मेज के ऊपर, और अगर ये कर सकता है तो हम क्या लेके गए थे अमेरिका के पास? अब मैं ग्रैंड स्ट्रेटजी के लेवल पे बात कर रहा हूं कि हम पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि वो हमें कहता है तुम बहुत दलेर हो, तुम बहुत अच्छी लीडरशिप रखते हो, तुम कितने जबरदस्त आदमी हो, 8-10-12 दफा ये कह चुका, लेकिन पाकिस्तान क्या लेके गया है? वही कहानी जो कि हम यहाँ बैठ के पाकिस्तान में भी कहते हैं कि वो हमें दहशतगर्द कहता है, हम उसको जंग में मारेंगे, वो भी दहशतगर्द है। बलूचिस्तान का हाल ये इंडस वाटर ट्रीटी है। अरे भाई, ये कहानियां तो सबको मालूम है। आप क्या ऑफर कर सकते हैं ट्रंप को एंगेज करने के लिए कि ट्रंप आपके साथ एंगेज हो जाए, कहे इंटरेस्टिंग, लेट मी वर्क विद यू पीपल एंड ट्राई एंड गेट इंडिया ऑन द टेबल फॉर यू। ठीक है, अगर तुम मेरे लिए ये करोगे तो पाकिस्तान क्या था पाकिस्तान के हाथ में? हम सिर्फ एक गुड ऑफिसर्स के तौर पे लेके गए थे ट्रंप के पास। मेरा ख्याल है हमारी ग्रैंड स्ट्रैटेजी के ऊपर मुझे कोई उस तरह की चीज नजर नहीं आई जहां पर कि हमारा बड़ा अच्छा ग्रुप था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, यानी जहां जहां पे जाना है अंग्रेजियां अच्छी बोली, इंटरव्यू अच्छे दिए, बाकी बातें, लेकिन स्ट्रैटेजी के अंदर, ग्रैंड स्ट्रैटेजी के अंदर क्या पाकिस्तान अमेरिका के लिए किसी किस्म की और कोई मफाद यहाँ पे कुछ क्रिएट कर सकता है जहां पर वो पाकिस्तान को इंटरेस्टेड हो पाकिस्तान के अंदर? मेरा ख्याल है हमारे खित्ते में तो बहुत कुछ है। बिल्कुल। हम किस तरीके से अपने आप को रेलेवेंट बना रहे थे अमेरिका की नजर में। मेरा ख्याल है हम अमेरिका के आगे रहे। अब हम सिर्फ उनके गुड ऑफिसर्स को देख रहे हैं। देखिए जी, कितनी बुरी बात है अगर हमारी जंग होगी, कितनी बुरी बात, हम तो न्यूक्लियर मुल्क हैं, जौहरी मुल्क है, वगैरह वगैरह, ये वो चीजें। मेरा ख्याल है कि वो जो फायदा हमने हासिल किया था जंग के अंदर, मेरा ख्याल है कि ये पिछले 3-4 हफ्तों में जब ये हमारा ग्रुप गया था तो वो उससे आगे नहीं बढ़ पाए,
उस गुफ्तगू से जो कि हम यहाँ पे टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के या मुख्तलिफ जगहों पे आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, इससे आगे वो भी ऊपर नहीं उठ पाए। इस वजह से मुझे लगता है कि बदकिस्मती से ये मौका गया। इंडस कश्मीर पे कभी बात नहीं हो सकेगी, ऑल्दो वो भी एक पॉसिबिलिटी थी कि उसको कुछ किया जा सकता था, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा सोच और बहुत बड़ा दिल चाहिए था, जो कि ना दिल हमारे पास है ना सोच का कोई उस किस्म का। रिस्क एवर्स लोग हैं ये लोग, रिस्क नहीं लेते, बात आगे बढ़ाना नहीं जानते कि कैसे बात आप हो वो करें या ना करें, लेकिन लोग लेके तो आओ, कुछ ऐसी दिखाओ उनको जो कि लोग आपके पास एंटाइस हो कि आपके पास आके बात करें। तो मुझे लगता है कि वी हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। ज़ैगम साहब, ये जो शहजाद साहब ने नुक्ता रखा है बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या वफ्द की जानिब से कोई इस तरह का ऑफर यहाँ से गया होगा? पाकिस्तान की अभी तक तो सफारतकारी मौसर दिखाई दी हमें, लेकिन वो सिर्फ बात करने तक महदूद रही और उन्हीं पॉइंटर्स के गिर्द घूमती रही, या इससे आगे बढ़कर कोई बात हुई होगी? भारत तो हमें स्टिल पानी बंद करने की धमकियां दे रहा है, हमें कहीं से कोई यकीन दहानी आई है, नहीं आई? क्या कुछ ऐसा है जो हमें नजर नहीं आ रहा? खित्ता इंटरेस्टिंग है, अमेरिका के इंटरेस्ट हमेशा रहे हैं, या फिर ये वफ्द सिर्फ सामने से डायलॉग करने और बात करने गया है, असल मामला कहीं और हल हो रहे हो बिहाइंड द कर्टन्स? देखिए, इस वफ्द के पास तो कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी, ना ऐसी अथॉरिटी होल्डिंग ये लोग थे कि बहुत कुछ ऑफर कर सकते। लेकिन जो शहजाद साहब ने कहा कि जाहिर है पाकिस्तानी स्टेट की तरफ से, क्योंकि ये वफ्द तो एक सामने की चीज़ था ना, उसके पीछे भी जो कुछ हो रहा था, क्या वो कुछ किया जा रहा था जिस पे करने की ज़रूरत थी? देखिए, एक तो अच्छी बात हुई है कि ट्रंप ने मोदी को कान से पकड़कर उठाया है और बिठाया है और उठाया और बिठाया और अभी तक कर रहा है। अब वो क्यों कर रहा है? देखिए, उसमें भी शहजाद साहब ने दोनों जो थेरीज हैं वो पेश कर दी। एक थेरी तो ये है कि वो कान से उठा के बिठा के उसको कह रहा है कि देखो ये बड़ा मसला है, पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त है, इसके लीडर बहुत ज़बरदस्त हैं, अभी इसने तुम्हारा नाक रगड़ा है तो मेरे बगैर तुम्हारा काम नहीं चलेगा, F-35 तो तुम्हें लेने पड़ेंगे। दूसरी बात है, देखो मैं इनके साथ ट्रेड डील करने लगा हूँ, ये कितने ज़बरदस्त लोग हैं, मेरे साथ बहुत अच्छी ट्रेड डील कर रहे हैं, अब तुम्हें भी ठीक तरीके से ट्रेड डील करनी पड़ेगी। और दूसरी बात कि शायद पाकिस्तान की कुछ ऐसी अहमियत है कि अमेरिका पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे लूज़ नहीं करना चाहता। इस वक्त जब पाकिस्तान ने चीन के हार्डवेयर के साथ, जो पहले अमेरिकी हार्डवेयर होता था, इतनी ज़बरदस्त तौर पे जंग लड़ी, तो शायद अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इस मोमेंट पे, जिसकी वजह से चीन के बहुत करीब आ गया है, इससे भी ज़्यादा आगे चला जाए। शायद वो कुछ बैलेंस कायम रखना चाहता है, शायद उसको पाकिस्तान में कोई मफादात भी नज़र आ रहे हैं, शायद उसको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो अमेरिका के मुस्तकबिल के लिए अहम हो सकते हैं। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है शायद ख़त्म नहीं हुई। ज़ाहिर है ये सब थेरीज़ हैं, हमें मालूम नहीं है, कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई। आगे जब चीज़ें खुलेंगी तो हमें मालूम होगा कि अमेरिका क्या करना चाहता है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, भारत कोई छोटा मुल्क नहीं है, उसे कोई दूसरा मुल्क मजबूर नहीं कर सकता। अमेरिका को मजबूर करने के लिए अगर अमेरिका भारत को मजबूर करे तो उसको बहुत आगे जाना पड़ेगा। तो वो क्यों आगे जाए? पाकिस्तान की खातिर तो वो आगे नहीं जाएगा जब तक कि उसके अपने मफादात इन्वॉल्व ना हो। लेकिन एक बात तय हो गई है, वो ये है कि इस जंग ने भारत को जो पुश बैक दिया है, उसको ये एहसास हो गया है कि अब जल्दी जल्दी पाकिस्तान के साथ दोबारा पंगा नहीं करना। भारत के अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत को अभी कई साल चाहिए कि वो पाकिस्तान से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करे। वो कह रहे हैं कि अभी तुम ठंडे होकर बैठो, अमन तलाश करो, उसके बाद आगे जाना। मुझे नहीं लगता कि इंडस वाटर ट्रीटी में कोई बड़ा खिलवाड़ वो करेगा, क्योंकि इंडस सिस्टम में कुछ करने के लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट चाहिए और उसकी प्लानिंग शुरू करके वहां पे जाना और जंग का खतरा मोल लेना, क्योंकि पाकिस्तान ये कह चुका है ठीक, और बाहर का दबाव भी आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने एक काम तो कर दिया है, पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी से ये तो कम से कम एक्सपोज कर दिया है कि हम अमन पसंद लोग हैं, हमारा अमन का नैरेटिव है, और हिंदुत्वा वाली जो हुकूमत है ये बहुत अनरीजनेबल हुकूमत है। दुरुस्त हो गया। ठीक ठीक, इसकी तरफ हमें जाना है। और बिलावल भुट्टो ने वाकई ये आज वहाँ पे आज फिर रेनफोर्स भी किया है कि इस खित्ते का अमन दुनिया के लिए भी अमन है और इसको इसी तरह समझा जाए। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रखेंगे।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। इफ्तिखार साहब, अमन की बात पाकिस्तान मुस्तकिल कर रहा है। बिलावल भुट्टो जिस वफ्त को लेकर निकले और कहते हैं कि इस खित्ते का अमन जो है वो दुनिया के अमन के लिए बहुत ज़रूरी है, और इस ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे हैं कि अगर भारत नहीं बैठता तो कान से पकड़ कर बिठाएं। और वहाँ अमरीकी महकमा खारिजा की स्पोक्स पर्सन भी कह रही हैं कि ट्रंप साहब की तो बड़ी ख्वाहिश है कि खित्ते को मैनेज करें, मसला कश्मीर को हल करें। सो आपको लग रहा है कि वाकई मामलात किसी तौर से सिफारतकारी के जरिए पाकिस्तान का पलड़ा भारी कर रहे हैं, या सिर्फ ये हमें ऑप्टिक्स दिखाई दे रहे हैं? देखें, मुझे बताया जाता है मेरे साथियों की तरफ से कि अमेरिका बिला वजह बातें नहीं करता और अमेरिका कोई मज़ाहिया तौर पे गुफ्तगू करने का आदी नहीं है। अगर उसका जो महकमा खारजा है वो ये कहता है कि ख्वाहिश है कि अपनी मुद्दत के दौरान मसला कश्मीर हल करने के ख्वाह हैं, तो मैं तो इसको अहमियत दूंगा थोड़ी सी, तावक्त कि इसके ख़िलाफ़ बयान वो जारी ना कर दें। आज हम जिस खिते में रह रहे हैं, चीन यहाँ पे है, रूस यहाँ पे है, अफ़गानिस्तान यहाँ पे है, तुर्की यहाँ पे है, ईरान यहाँ पे है, पाकिस्तान यहाँ पे है, भारत यहाँ पे है। इस खिते में अगर पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ न किया गया तो हम मरेंगे, तो फिर बहुत सारे और भी मरेंगे। और एक बात याद रखी जाए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई वॉर नहीं हुई इतनी बड़ी। अगर हमारा पानी रोका गया और हमें तंग किया गया तो मजबूरन हम जंग पे मजबूर कर दिए गए, तो नताइज भुगतने के लिए फिर सब तैयार रहें। उसमें फिर इसका नुकसान अफगानिस्तान को भी हो सकता है, तुर्की को भी हो सकता है, रूस को भी हो सकता है, चीन को भी और अमेरिका को भी हो सकता है। की मदद से हम सब हमेशा से इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आते थे कि इंडस वाटर को छेड़ना इतना आसान नहीं है, और ना ही वो तैयारी और ना सब कुछ दुनिया का एक प्रेशर होगा। देखिए, आप पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। अमेरिकी कह रहे हैं कि मसले कश्मीर हल करने के ख्वाह हैं। चाइना ने कहा कि खबरदार इनके पानियों की तरफ आंख भी ना मैली करके देखना, हम ब्रह्मपुत्र पे बैठे हैं। ये दो इतनी बड़ी दुनिया की जो ताकतें हैं वो आपको इंडिकेट कर रही हैं अपनी मदद, अपनी सपोर्ट, और आप में हौसला नहीं हो रहा बात करने का। आपको यकीन ही नहीं आ रहा कि आप ताकतवर हैं, आपको अपने 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 पर इत्मीनान ही नहीं है। ये है हमारी नाकामी असल में। आप आज का पाकिस्तान 1 महीने के 2 महीने के पाकिस्तान के मुकाबले में डिफरेंट पाकिस्तान है। तो क्या हम इतने ताकतवर हैं कि हम खुद भारत को कान से पकड़कर मेज पे बिठा दें? हम नहीं कर सकते। अच्छा, हम नहीं कर सकते। हमने इतनी ताकत का इज़हार किया तो मैंने कहा शायद हमने कभी वादा भी नहीं किया। हम कहते हैं, हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं कि मसला कश्मीर का हल हुए बगैर इन दोनों एटमी हथियार रखने वाले ममालिक के दरमियान दोस्ती मुमकिन नहीं है। जब हम ये कहते हैं तो हमारा मैसेज लाउड एंड क्लियर है, इस मसले को हल करना पड़ेगा, और अगर इस मसले को हल नहीं करोगे तो फिर दुनिया का अमन भी जो बहुत ही मुश्किलात का सामना करेगा, क्योंकि ऐसे ही होता है जब जंगें होती हैं। दुरुस्त हो गया जी। अमन ज़रूरी है, तभी आगे बढ़ता है जब मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए, और पाकिस्तान मुस्तकिल ये पैगाम गुज़िश्ता 1.5 महीने से न सिर्फ अपने हमसाये को बल्कि दुनिया के तमाम फोरम्स पर पहुंचा रहा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।